रजिस्टर्ड विद सेंट्रल केवाईसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ तक इसमें कोई डाउट है आपको रेहान तो मुझे बताइए। और मंतशा आपको कोई डाउट तो बताइए। है किसमें? या इस वाले एक्सरसाइज में कोई और क्वेश्चन में डाउट हो तो मुझे बताइए। नो सर। देखिए इसके बाद की जो चीजें हैं वो थोड़ी इजी हैं, लेकिन आगे हम तभी बढ़ेंगे जब आप 7.5 मुकम्मल कर लेंगे कल तक। इसमें 4 या 5 क्वेश्चंस हैं जो मैंने आपको करने के लिए दिए। ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर एक्सपैंड करके आप लोगों को सॉल्व कराया है। तो कल तक कर लेंगे या कल भी कोई काम है आप लोगों के लिए? आई थिंक कल की छुट्टी होगी आप लोगों की भी स्कूल की। मेरी नहीं है? छुट्टी नहीं है, आज है। नो। आपकी है मंतशा छुट्टी? यस सर। अच्छा। अगर आप लोगों को किसी चैप्टर में लग रहा हो कि आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो तो मुझे बोल दीजिएगा, मैं उसको कनेक्ट करा दूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप लोगों की चीज़ें छूटने की वजह से हो सकता है कि आपको टॉपिक कनेक्ट ना करे। ठीक है, तो आप मुझे बता ईएमआई। दीजिएगा। ईएमआई तो हाँ रह गया है आपका। मैं ईएमआई का क्या करता हूँ, ईएमआई से पहले मैं आपको चैप्टर 9 कराऊंगा मैथ्स का, उसके बाद ईएमआई कराऊंगा। 5 दिन बाद है ना आपका ईएमआई वाला पेपर? सर ईएमआई रहा अभी बात, वो एग्जाम में मैं बस जिसमें नहीं हो रहा अभी, आपका ईएमआई नहीं आ रहा एग्जाम में? जिसमें डाउट। नहीं। ईएमडब्ल्यू आ रहा है ना, ईएमडब्ल्यू एसी। यस। ऐसा तो नहीं है जो बोले हैं उसके अलावा भी दे, उसके बाद भी दे दें वो कुछ? हो सकता है ऐसा? मतलब? मतलब आपको जो 3 चैप्टर बोले हैं उसके अलावा शुरू के चैप्टर्स में से भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, ठीक है। अभी के लिए तो नहीं। ये दिसंबर में एग्जाम्स होंगे, उसमें देंगे। ठीक है। मंतशा, मम्मी की कॉल आई थी ना परसों दावत के लिए। मैं आता तो दावत में, लेकिन मैं अपने कपड़े लेकर के नहीं आया यहाँ पर इस बार। और जो लेकर आया था वो मैंने सरसी के डिनर पे पहन लिए थे। तो मेरे पास ढंग के कपड़े नहीं थे, इस वजह से मैं नहीं आया, वरना मैं जरूर आता शादी में। मंतशा है तू यहाँ पर? जी सर। अच्छा। एक बार बताएंगे फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? एक सेकंड सर। आप थी मंतशा लास्ट क्लास में, या रिकॉर्डेड वगैरह भेजा था मैंने वो देखा? सर अब देखेंगे। अच्छा। आप बताएंगे रेहान क्या पढ़ाया था लास्ट क्लास में फिजिक्स में? लास्ट क्लास प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के रिफ्लेक्शन, बारे लैब। में, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बाद क्या पढ़ाया था? यही प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के बाद आपने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। हम्म। उसके बाद फिर आपने एक्सप्लेन किया था कि रिफ्रैक्शन जब थीटा जब 0 या 90 के बीच में होगा तभी होगा। लेटरल फिर डिस्प्लेसमेंट उसके पढ़ाया था बाद मैंने, लेटरल डिस्प्लेसमेंट? नहीं। पढ़ाया होगा। जी पढ़ा है, पर आपने, मुझे याद, आपने एक्सप्लेन है, आपने लिखाया था यस, जो रिफ्रैक्शन थ्रू द डायग्राम है। ग्लास ग्लास रिफ्रैक्शन थ्रू द रेक्टेंगुलर स्लैब, मैंने ये लिखाया था। यस। और प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ाई थी। जी। हम्म, तो एक छोटा सा टॉपिक है जो पिछले वाले लेक्चर से हम रिलेट करते हैं और रिपीट करते हैं। इसका नाम है लेटरल शिफ्ट। सर रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म तक आ रहा है मेरा। लेटरल शिफ्ट लेंस नहीं आ रहे? क्या सर? लेंस नहीं आ रहे, लेंस? नहीं, अब अंटिल प्रिज्म।
देखिए लेटरल शिफ्ट को एक और नाम से हम जानते हैं, इसका नाम होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हम यहाँ पे करते क्या है, ये इसी हेडिंग से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एक स्लैब के अंदर रिफ्रैक्शन दिखाना है कि उसमें क्या होता है। तो आप एक रेक्टेंगुलर स्लैब स्लैब बनाइएगा, ठीक है। ऊपर एयर है, यहाँ पर ये ग्लास है, और यहाँ फिर से एयर है। तो आप लाइट यहाँ पर फॉल कीजिए। ये लाइट आई। अब एयर से और ग्लास का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो एयर एक रेयर मीडियम है और ग्लास एक डेंसर मीडियम है। लाइट जहाँ पे आकर फॉल करती है वहां पर एक नॉर्मल लाइन होती है, उसको N1 बोल लो। तो लाइट जब भी रेयर से डेंसर में जाती है थोड़ी सी वो बैंड कर जाएगी टूवर्ड दी नॉर्मल, ठीक है। लाइट को जाना चाहिए था ऐसे, सीधे सीधे, लेकिन लाइट हल्की सी बैंड कर गई, ज्यादा करा दी मैंने, इतनी नहीं करेगी, थोड़ी सी बैंड करा दो बस, मान लो। सॉरी, मैं पेन चेंज कर देता हूँ। यहाँ आने के बाद लाइट ने थोड़ा सा अपना बेंडिंग मोमेंट चेंज किया और लाइट इधर की तरफ आ गई। अब ये जो लाइट आ रही है, जहां से आ रही थी, ये तो थी आपकी इंसिडेंट रे। पास होने के बाद में ये जो लाइट है, इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे। फिर क्या होगा, ये नॉर्मल टू लाइट अब डेंसर से रेयर में जा रही है। तो डेंसर से रेयर में जाने के बाद में लाइट फिर से सीधे जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन ये इस बार अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर जाएगी, तो ये थोड़ी सी इधर की तरफ आ जाएगी। अगर आप एग्जैक्टली exactly देखोगे कि हो क्या रहा है, तो लाइट को जाना सीधे चाहिए था, लेकिन लाइट सीधे ना जाकर लाइट यहां से जा रही है। तो ये जो लाइन है ब्लू वाली, इसको बोलते हैं हम इमरजेंट रे। इमरजेंट रे, ठीक है। तो लाइट अपने पास से जितना भटकी, उसको हम किसी डिस्टेंस डी से निकालते हैं, और इसी डी को हम बोलते हैं लेटरल शिफ्ट, या फिर बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट होते हैं आपके एंगल्स। यहाँ जो एंगल होता है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई बोला जाता है। यहाँ जो एंगल बनता है उसको R1 बोलते हैं। यहाँ जो एंगल बनता है उसको R2 बोलते हैं। और यहाँ जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ई, ठीक है। तो इन एंगल्स के नाम लिखा देता हूँ। एंगल आई जो होता है, इसको बोला जाता है इंसिडेंट एंगल। जो एंगल R1 R2 होते हैं उनको आर ले लेता हूँ, ये हमारे रिफ्रैक्टेड एंगल्स होते हैं। और जो हमारे एंगल ई होते हैं, इसको बोला जाता है, एक ही होता है, इसको बोलते हैं इमरजेंट एंगल, ठीक है। जी।
तो देखिए, अब एक रिलेशन होता है इस डिस्प्लेसमेंट का निकालने का। पहले तो आप इसको समझ लीजिए ये हो क्या रहा है, फिर मैं आपको फॉर्मूला लिखा, रिलेटेड डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, इसमें नहीं है, मैं बताता हूँ। फॉर्मूला ऑफ लेटरल शिफ्ट, बेसिकली ये जो आप स्लैब लोगे ना, इसकी कुछ थिकनेस होती है टी, इसकी कुछ थिकनेस होती है टी। तो उस थिकनेस के और इन एंगल्स को मिला करके जो आपका एंगल का फार्मूला बनता है, वो फार्मूला आप लिख लीजिएगा। डी इज इक्वल टू थिकनेस ब्रैकेट में साइन आई माइनस आर। अब ये आर ना आप कोई भी ले सकते हो, क्योंकि जो R1 की वैल्यू होती है वही एंगल R2 की भी वैल्यू होती है। ये दोनों बराबर होते हैं, तो कोई भी एक वैल्यू ले सकते हैं आप। डिनोमिनेटर में आपका आएगा कॉस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये बता देता हूँ मैं, एंगल आई क्या होता है, एंगल आर क्या होता है, ये आपको मैंने ऊपर बता दिया। देखो डी क्या है, डी आपका, यही आपका लेटरल शिफ्ट है, कितना शिफ्ट होगा। और टी क्या है, ये आपकी थिकनेस है ग्लास स्लैब की, थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। आ रही है बात समझ में या नहीं? जी ये आ रही है समझ। तो दोनों लोगों की आ रही है। यस सर। इसमें देखिए कुछ नया टॉपिक नहीं है, ये आपने 10th में पढ़ा होगा, बस आपने यहाँ फार्मूला पढ़ा है। तो आप इस फार्मूले को चाहे तो अपनी कॉपी में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, हम इस पर न्यूमेरिकल देखते हैं। एक सवाल लिखिएगा। बोलू? जी। लिखिए, फाइंड द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड, फाइंड द लेटरल शिफ्ट प्रोड्यूस्ड इफ द ray of light is incident on, if the ray of light is incident on a material having refractive index, a material having refractive index 1.45। सर रिफ्रैक्टिव है रिफ्लेक्टिव? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स जैसी कोई चीज नहीं होती। जी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी म्यू, वो दे रखी है मटेरियल की 1.45 एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा, द थिकनेस of the material is 5 centimeter,
द थिकनेस ऑफ द मटेरियल इज 5 सेंटीमीटर। लिख लिया? जी। देखिए मैं आपको सवाल ना, लिखा मंतशा आपने, या कुछ रह तो नहीं किया? नो सर। देखिए आपके पास एक स्लैब है, ऐसे करके उस स्लैब की थिकनेस आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। जो आप लाइट इसके ऊपर फॉल कर रहे हो, वो लाइट कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 30 डिग्री का। यानी जो मटेरियल आपने लिया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखी है आपको, म्यू ऑफ द मटेरियल, तो म्यू एम लिख लो उसको। वो दे रखी है आपको 1.45। ठीक है। अब सवाल में इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में उसने पूछा लेटरल शिफ्ट। शिफ्ट का फार्मूला आपने पढ़ा है, एस इज इक्वल टू टी डॉट साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। तो सवाल क्या इंफॉर्मेशन पूरी दे रहा है आपको? आपके पास है क्या क्या? नहीं। आप देखिए, आपके पास आई हैगा, आपके पास थिकनेस हैगी, ना तो आपके पास ये है, ना आपके पास आर है, लेकिन एक एक्स्ट्रा चीज दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। कितनी है वो? 1.45। तो अगर ये दे रखी है तो ये कहीं ना कहीं यूज जरूर होगी। और यहीं पर आपकी मैथमेटिक्स और फिजिक्स में फर्क होता है, कि मैथमेटिक्स में आपको चीजें दे रखी होती हैं, आपको वही अप्लाई करनी होती है। फिजिक्स में जो चीज आपने पढ़ रखी होती है, आपको उसको अप्लाई करना आना चाहिए। अब देखो, मैंने आपको स्नेल्स लॉ पढ़ाया था, अगर आपको याद हो। स्नेल्स लॉ मैंने इस तरीके से लिखाया था, अगर थोड़ा सा भी आपको याद है, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम इंटू साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम साइन आई। लिखाया था कुछ ऐसा? वहाँ पे हैं? याद जी। याद है कुछ स्नेल्स लॉ ऐसा कुछ? यस। तो अगर फर्स्ट मीडियम की मैं बात करूं, तो फर्स्ट मीडियम क्या है? एयर। और एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। ठीक है, समझ रहे हैं? जी सर। एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होती है। मैंने कुछ उल्टा लिखा दिया यहाँ पर। अगर देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर से ग्लास में जा रहा है, तो कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, और ये बराबर होगा साइन आई अपॉन साइन आर। तो मैंने उल्टा लिखा दिया, ठीक है। यहाँ पर आर के साथ जो जाएगा वो ग्लास जाएगा, और इसके साथ जो आएगा वो एयर आएगा। क्लियर है? ये चीज समझ में आई है? इसको इधर ले यस जाओगे सर। आप। एक ही इंसान बोलता है यस सर। मंतशा आप भी फिर एक्नॉलेज किया कीजिए प्लीज, ताकि मुझे लगे कि हाँ आ रहा है। स्नेल्स लॉ पता है आपको? यस सर। ये स्नेल्स लॉ होता है, आपको पता है ये वाली चीज? यस सर। तो देखिए, आपको जो चीजें दे रखी हैं आप यहाँ पुट कर दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिलास की कितनी है? 1.45। साइन आर नहीं पता, ये 1। और एंगल ऑफ इंसिडेंस है sin 30। तो sin 30 कितना होता है? 1 इंटू 0.5 अपॉन साइन आर, सॉरी सॉरी, यहाँ साइन आर रहना तो, और ये आ जाएगा 1.45। तो आपको सवाल में ना
इतनी मेहनत करने के बाद में ये चीज़ दे रखी होगी कि जो आपका एंगल आर है वो आ जाएगा साइन इनवर्स 0.5 अपॉन 1.45। तो ये वैल्यू आप ऐसे तो निकाल नहीं सकते। तो ये वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये क्वेश्चन में आपको पहले से गिवन होगी इस फॉर्म में कि ये बनकर आएगा। और बनकर आने के बाद आपकी जो साइन इनवर्स, अगर यहाँ से आप हटाओगे पॉइंट, जीरो बढ़ाकर पॉइंट से पॉइंट हटाओगे, तो 50/145 डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। 50/145। तो ये आपको आएगा 0.3448, यानी अप्रोक्सीमेटली आपको ये वैल्यू दे रखी है 0.35। तो आपको ऐसे करके दे रखा होगा 0.35 की जो वैल्यू है साइन इनवर्स में, वो कितनी है। वो है साइन इनवर्स 0.3435। ये वैल्यू दे रखी है आपको 20.48 डिग्री के आसपास। ठीक है ना। ये चीज बिना कैलकुलेटर के तो नहीं होगी, लेकिन जो चीजें आपको कैलकुलेटर टाइप मिलेंगी वो आपको सॉल्व करनी होंगी। आप इसको 20 डिग्री मान लो अभी के लिए, ताकि आपको चीजें इजी हो जाए। अब देखो आपके पास ना एंगल आर आ गया। जब एंगल आर आ गया तो आप इसको पुट कर कर यहाँ से एस निकाल सकते हो। एस बराबर किसके होगा। एस बराबर हो जाएगा टी इंटू साइन आई माइनस आर अपॉन कॉस आर। वैल्यू रख दीजिए। वैसे क्वेश्चन में कोशिश करेगा वो कि आपका जो आंसर आए वो या तो इन टर्म्स ऑफ 30 डिग्री, 45 डिग्री या 60 डिग्री आए। ठीक है। 5 इंटू साइन की जगह साइन, आई की जगह 30 -20 अपॉन कॉस 20 डिग्री। तो ये वैल्यूज जो यहाँ पर आपकी आएंगी, इनकी वैल्यूज भी आपको, वैसे तो हम कैलकुलेटर से निकालेंगे कि साइन 10 डिग्री कितना होता है और कॉस 20 डिग्री कितना होता है। ठीक है, उससे एस निकल आएगा। तो यहाँ मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको कि आपका जो साइन 10 डिग्री है वो होता है 1.73। 0 लिख देता हूँ साइड से। साइन याद नहीं करना आपको, इसको बस ध्यान रखना कैसे हमने निकाला है। 0.173। और कॉस 20 डिग्री अगर आपको निकालना है तो कॉस 20 डिग्री आएगा 0.994। ठीक है, यहाँ रख दो। 5 इंटू 0.173 अपॉन 0.94। तो ये आ जाएगा 0.173 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 0.94। तो आपका जो एस आएगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका, वो आएगा 0.92 सेंटीमीटर के पास। सवाल समझ में आया। जी सर। एक बार इस सवाल को नोट कर लीजिए आप। ठीक है, उसके बाद यस नोट सर। मुझे बताइएगा। रेहान देखो मत, सॉल्यूशन नोट करो।
लिखा? यस सर। ओके, हाँ मैं लिखा रेहान। सर एक सेकेंड। ओके। जी। ठीक है, अभी एक फिनोमिना की हम बात करते हैं। जैसे कोई बीकर है या कोई बाउल है या टब है, उसमें पानी फिल करा हुआ है मान लीजिए। उसमें आपने एक कॉइन डाल दिया या कोई स्टोन डाल दिया और आप उसको देख रहे हैं। तो वो स्टोन ऐसा नहीं होता कि आपको ऊपर ऊपर नजर आए। मैंने क्या बोला रेहान, आपने सुना? नो सर। कहाँ देख रहे थे आप? सर मम्मी बुला रही थी कुछ। मैं ये बोल रहा हूँ कि जब टब होता है या ग्लास होता है या कोई बीकर है मेरे पास, उसके अंदर एक कॉइन डाल दीजिए। तो कॉइन डालने के बाद आप उस कॉइन को देखिएगा, जब वो कॉइन बॉटम में बैठा होता है तो आपको ऐसा अपीयर होता है कि जो उसकी एक्चुअल डेप्थ है ना, वो कॉइन उससे ऊपर है, ऐसा महसूस होता है। जी। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से। एग्जैक्टली exactly। लेकिन वो रिफ्रैक्शन होता कैसे है, हम इस चीज को समझेंगे यहाँ पर। कभी आपने ऑब्जर्व किया है दोनों में से दोनों लोगों ने इस चीज को? खास तौर से जी स्विमिंग किया है। स्विमिंग पूल में तो ऐसा होता है कि जब आप स्विमिंग पूल में आप उतरते हो ना, तो आपको लगता है कि ये जमीन यही है जस्ट। लेकिन जब आप पैर रखोगे तो वो आपको जो अपीयर हो रही होती है उससे ज्यादा डेप्थ होती है उसके अंदर। तो हमारा जो अगला टॉपिक है ना, वो उसका नाम ही है रियल एंड अपरेंट डेप्थ। अपरेंट डेप्थ। इसमें देखो होता क्या है, अभी मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाता हूँ, एक ले मैन भी समझ जाए। ऐसे, ये आपके पास कोई बीकर है, टब ले लो टब। उस टब में आपने एक कॉइन डाला यहाँ पर। अभी इसके अंदर पानी नहीं है, तो इस टब की जो डेप्थ है मान लो वो है 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने इस टब के अंदर पानी फिल कर दिया। तो पता है क्या होगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये कॉइन जो है वो यहाँ नहीं है, थोड़ा ऊपर है। ऐसा फील होता है कभी? जी। अगर नहीं होता तो आप भर के देख लीजिएगा। तो यहाँ देखो दो तरह की डेप्थ हो जाती है। एक तो आपकी ये जो डेप्थ है, जो बिना पानी के आपको विजुअलाइज हो रही थी, इसको बोलते हैं रियल डेप्थ। रियल डेप्थ। और एक होती है जो आपको जितना ऊपर ये अपीयर होता है, तो इसको बोलते हैं अपरेंट डेप्थ।
तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया कैसे और इसके पीछे का रीजन क्या है, हम इसको अगले डायग्राम से समझेंगे। देखो इस चैप्टर का नाम ही रे ऑप्टिक है, तो हर एक जगह पर आपका रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आप डायग्राम बनाओगे ना, उसको कोशिश करना कि आप बेहतर तरीके से बना पाओ। ये नहीं कि आप ऐसे रफली स्केच बनाओ, क्योंकि इस चैप्टर में आपके डायग्राम्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और उसी के आपको मेनली मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है ना। जी। तो देखिए, ये मान लीजिए कि ये आपकी एक आय है, जिससे आप चीज़ों को अपेयर कर रहे हो। ह्यूमन आई तो लग नहीं रही है कहीं से भी, मान लेना ये ह्यूमन आई है। एसी बंद है क्या? अब आपने क्या करना है, अ, ये मेरे पास पानी फील्ड है, ऐसे करके आप एक टब ले लो या ग्लास ले लो या बीकर ले लो। इसके अंदर आप लिक्विड फिल कर दीजिए। तो जो इसकी ये डेप्थ है, इसको हम क्या बोलेंगे, रियल डेप्थ। रियल डेप्थ। यहाँ होने क्या वाला है, आप लाइट भेजो, आंखों से लाइट जा रही है, बाहर रेयर मीडियम है, अंदर डेंसर मीडियम है, लाइट को जाना चाहिए था सीधे। ठीक है। लाइट बैंड होकर जाएगी कॉइन के पास तक, यहाँ कॉइन पड़ा हुआ है, लेकिन लाइट एक्चुअल में हमें लगेगा कि लाइट जब यहाँ से सीधे जा रही है ना, तो हमें ऐसा कैसे अपीयर होगा, लाइट हमारी ये से जा रही है। तो यहाँ पर जो आपकी लाइट यहाँ पड़ रही है आकर, आपके इस बेंडिंग की वजह से लाइट यहाँ आ रही है, लेकिन हमें तो बेंडिंग ऊपर से महसूस नहीं होगी। तो बेंडिंग की वजह से हमें जो चीज़ें अपीयर होंगी वो इस डेप्थ पर होंगी। तो यहाँ से यहाँ तक का जो वो जो डेप्थ है, इसको आप बोलेंगे अपरेंट डेप्थ। आई बात समझ में? जी। तो इस फिनोमेना के लिए हम एक लाइन लिखेंगे, वो है इन अ बीकर अ कॉइन अपीयर लेस डीप देन इट्स रियल डेप्थ। ठीक है। अपनी रियल डेप्थ से आपको लेस डीप दिखता है, इस फिनोमेना को ही आप बोलते हैं अपरेंट डेप्थ फिनोमेना। ठीक है। ये होता क्यों है, उसके पीछे का दूसरा पॉइंट लिखिएगा। दिस इज हैपन ड्यू टू दी इट इज हैपन ड्यू टू दी रिफ्रैक्शन फिनोमेना। ठीक है। अब अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट इस पॉइंट पर खड़े होकर देखोगे ना, यहाँ पर, यहाँ से देखोगे कॉइन को, तो आपको एक्चुअल डेप्थ और रियल डेप्थ में ज्यादा डिफरेंशिएशन नहीं दिखेगा। इसीलिए मेनली आपको ये चीज इतना ऊपर नजर आ रही है, उसका रीजन है रिफ्रैक्शन फिनोमेना। समझ रहे मेरी बात है या नहीं? जी। अब मैं इसका फॉर्मूला आपको लिखा देता हूँ, अपरेंट डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है।
अपरेंट डेप्थ। ये जो फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको मत भूल जाइएगा, ठीक है ना। जी सर। देखिए, यहाँ पर दो चीजें आप मानिएगा। पहली चीज, जो आपकी रियल डेप्थ है उसको आप लिखिएगा कैपिटल डी से, और जो आपकी अपरेंट डेप्थ है इसको लिखिएगा स्मॉल डी से, ठीक है। वो आपके ऊपर है आप कैसे लिखोगे, लेकिन आप मेनली ऐसे ही लिखिएगा। दूसरी चीज, आपका बाहर का मीडियम जो है उसको बोलेंगे म्यू 1, जिस लिक्विड में आपने भेजा है उसको बोलेंगे म्यू 2, ठीक है। जी सर। तो फार्मूला यार, dr/da। एक मिनट रुक जाइए। इसका डेरिवेशन तो नहीं आता, आप सिर्फ फॉर्मूला ही याद रखिएगा, काफी है आपके लिए। एक जगह पे लिखा दो, एक कंफ्यूजन है फॉर्मूले को लेकर। चलो मैं लिखा ही देता हूँ। फॉर्मूला है हमारे पास, अपरेंट डेप्थ, अपरेंट डेप्थ यानी कि स्मॉल डी अपॉन रियल डेप्थ यानी कि कैपिटल डी, ये बराबर होगा आपका μ1/μ2, ठीक है। ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा आप। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, ये है क्या, ये आपकी देखा जाए ना, तो ये आपकी μ12 की वैल्यू है। इसको लिखते तो आप ऐसे ही हो ना, नहीं μ12 की नहीं है, ये μ21 की वैल्यू है।